तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक अर्जेंटाइन साइंस फिक्शन सर्वाइवल सीरीज। इस सीरीज का नाम है दी एटरनॉट और सीजन 1 में टोटल 6 एपिसोड्स हैं। इस वीडियो में मैं सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जेंटीना के ब्यूनोस आयरेस शहर को दिखाते हुए। वहाँ नदी में हम एक बोट को देखते हैं जहाँ 3 लड़कियां अपने ट्रिप के बारे में प्लान कर रही थी। वो लोग एक बीच में जाने का सोच रहे थे। फिर वो लोग बाहर आते हैं और उनमें से एक लड़की काफी उदास बैठी हुई थी। कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरा फेयरवेल ट्रिप है। वो लोग ड्रिंक करते हैं लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते कि पूरे शहर की बिजली चली जाती है और दूर उन्हें नियॉन क्लाउड नजर आता है और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये है क्या, ऐसा तो पहले उन्होंने कभी देखा नहीं। एक लड़की अंदर आती है, फोन चेक करने लगती है लेकिन उसे सिग्नल नहीं मिलता। फिर वो अपने बाकी दोनों दोस्तों को देखती है जो मर जाते हैं। वो अकेले अंदर फंसी हुई थी और बाहर में स्नोफॉल होने लगता है। अजीब बात यह है कि ऐसी जगह में स्नोफॉल नहीं होता। इधर शहर के बीचों बीच देखते हैं कि लोग ब्लैकआउट होने के वजह से बार बार प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ एक गाड़ी के अंदर हम 3 दोस्तों को देखते हैं, हुआन, रूसो और उसका ब्रदर इन लॉ ओमार। वो लोग प्रोटेस्ट के बीच में फंस जाते हैं। फिर एक आदमी आता है जो कि उनके गाड़ी के विंडशील्ड पर स्माइली बनाता है और चला जाता है। वो लोग देखते हैं कि उस आदमी का एक पैर नहीं था। ओमार अंदर आता है और कहता है कि हमें यहाँ से यू टर्न लेना होगा। वो लोग बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें वहां पर 4-5 फायर ट्रक्स गुजरते हुए देखने को मिलते हैं। वो लोग भी सोचने लगते हैं कि आखिर शहर में क्या हो रहा है। फिर वो लोग विसेंटे नाम के आदमी के गैरेज में आते हैं और अपने गाड़ी को छोड़ देते हैं। वहां पर न्यूज चैनल में वो लोग देखते हैं कि शहर की हालत खराब है। सभी लोग ब्लैकआउट होने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद वो तीनों अपने एक दोस्त टानो और लुकास के घर पे जाते हैं। बाहर में उन्हें टानो की पत्नी एना मिलती है जो उन सभी को देखकर खुश होती है और वो ओमार को देखकर याद करती है कि बहुत पहले वो एक बार आया था अपनी पत्नी के साथ, लेकिन ओमार कहता है कि अब वो अपनी पत्नी से अलग हो चुका है। हुआन एना की मदद करता है गार्बेज फेंकने में, लेकिन हुआन देखता है कि कचरे में फोन बुक था। पूछता है तुम्हारे पति को पता है कि तुम ये सब फेंक रही हो? एना कहती है ऐसे भी ये 2003 का है, अब इसकी क्या जरूरत। इसके बाद सभी दोस्त बैठकर पत्ते खेल रहे थे और ओमार उसे एक फोटो मिलती है और उसमें वो देखता है कि रूसो के अच्छे घने बाल थे लेकिन अब तो वो गंजा हो चुका था। ओमार वहां पर एक मास्क ढूंढता है मगर टानो जो उसे पसंद नहीं करता वो उसे कहता है उसकी चीजों को छूने नहीं। इसके बाद ओमार चला जाता है वॉशरूम। टानो इस बात से थोड़ा सा नाराज है कि रूसो अपने ब्रदर इन लॉ को यहाँ लेकर आ गया बिना बताए। हुआन अपने फोन पर मैसेज चेक करता है, देखता है कि उसकी पत्नी एलिन उसे मैसेज कर रही थी। फिर वो लोग चेक करने लगते हैं कि उन लोगों ने जो विस्की ऑर्डर किया था वो अभी तक डिलीवर हुआ क्यों नहीं। कि तभी वहां पर विसेंटे आता है और उन्हें विस्की दे देता है। इधर इन दोस्तों की गेम समय के साथ इंटेंस होते जा रही थी लेकिन तभी वहां की बिजली चली जाती है। रूसो लाइटर जलाता है और वो लोग देखते हैं कि उन सभी की फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि टॉर्च भी काम नहीं कर रहा। एना ऊपर से चिल्लाती है कि विसेंटे को कुछ हो गया, मैंने उसे बाहर गिरते हुए देखा। टानो सोचने लगता है कहीं उसे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। दरवाजा लॉक था तो वो लोग चाबी ढूंढने लगते हैं। फिर वो लोग खिड़की से बाहर देखते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ है, शायद बर्फ पड़ रही है। एना सोचने लगती है हवा में कुछ तो है। इसी वजह से विसेंटे गिर गया और वो अपने पति को बाहर जाने से मना करती है क्योंकि उसे लगता है हवा में कुछ जहरीला है। गाड़ियां एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं। रूसो ओमार से कहता है घर पर फोन लगाने के लिए लेकिन सेल फोन तो काम ही नहीं कर रहा था, लैंडलाइन भी काम नहीं करता। टानो बाकियों से कहता है हमें खिड़की को अच्छे से बंद करना होगा ताकि बाहर का एक भी कण अंदर ना आए। हुआन अपनी पत्नी एलिन को लेकर काफी चिंता में था मगर उसके दोस्त लोग कहते हैं कि वो जहाँ भी है वो सेफ होगी। टेंशन के माहौल में दोस्तों के बीच थोड़ी सी बहस भी होने लगती है। रूसो दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है अपने सिर को ढककर, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो भी गिरकर मर जाता है। टानो ओमार पे गुस्सा करता है कि आखिर उसने रूसो को बाहर जाने क्यों दिया। अब उस शहर में जहाँ पर स्नोफॉल होना मुमकिन है ही नहीं, वो जगह अब बर्फ से ढक चुकी है। अब वो लोग घर के अंदर ही शांत बैठने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। बाहर क्या हो रहा है इस सिचुएशन के बारे में वो लोग बात करने की कोशिश करते हैं। हुआन अपनी पत्नी और अपनी बेटी क्लारा के लिए चिंता कर रहा था। एना उसे कहती है शायद तुम्हारी पत्नी जिंदा हो। कितने में उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी मगर ये दरवाजा तो गैरेज की तरफ खुलता है। वो लड़की कहती है कि मैं एक डिलीवरी गर्ल हूँ और मैं यहाँ पर विस्की डिलीवर करने आई थी, जिससे कि उनको शक होने लगता है क्योंकि ऐप के हिसाब से तो डिलीवरी वाला लड़का था। वो लोग लड़की से पूछते हैं डिलीवरी तो 40
45 मिनट पहले हो गई, तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? लड़की कहती है मैं अपनी साइकिल ठीक कर रही थी, तभी ये सब कुछ शुरू हुआ, इसलिए मैं जान बचाकर अंदर आ गई। सब सोचने लगते हैं आखिर वो लोग लड़की को अंदर आने दे या नहीं। टानो एक बंदूक लेकर तैयार हो जाता है और वो लोग लड़की को अंदर आने देते हैं। हुआन लालटेन लेकर बाहर निकलता है। टानो बताता है कि बहुत दिन के बाद घर के इस एरिया में आ रहा हूँ, यहाँ से हम घर से सीधा गैरेज की तरफ जा सकते हैं। हुआन अपने गाड़ी की चाबी लेने के लिए ऑफिस में जाना चाहता है। टानो कहता है कि ये करना खतरनाक हो सकता है। जुआन कहता है कि उस लड़की को कुछ नहीं हुआ, मैं भी तुरंत आ जाऊंगा, मगर वो हुआन को समझाता है कि लड़की ढकी हुई थी, इस तरह से कुछ नहीं हुआ। इधर अंदर में वो लड़की बताती है उसका नाम इंग्रिड है। लूकास लड़की से पूछता है तो फिर ऐप में लड़के का नाम एंटोनियो क्यों दिखा रहा था? इंग्रिड बताती है क्योंकि मेरे भाई का नाम वो है और वो उसी का अकाउंट है। मैं बस फूड डिलीवर करने का काम कर रही थी, मेरे साइकिल के हैंडल से स्क्रू निकल गया था और विसेंटे ने मेरी मदद की और उसी ने मेरी जान बचाई। हुआन अपने गाड़ी तक आ जाता है और ऊपर से बर्फ गिर रही थी तो वो खुद को प्लास्टिक से ढक लेता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने के लिए ऑफिस में जाता है। चाबी लेने के बाद जब वो लोग गाड़ी में बैठते हैं तो हुआन और टानो देखते हैं कि पुरानी बर्फ अपना रंग बदलती है और वो ढीले हो जाते हैं। हुआन बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। खैर घर पर चारों दोस्त बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि अब करना क्या है और बाहर चल क्या रहा है। रिसर्च करने पर उन्हें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के बारे में पता चलता है जिसके वजह से सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो सकती हैं। मगर वो लोग सोचते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, क्या कोई सोलर स्टॉर्म आया था या कोई एटॉमिक बॉम्ब फटा है। फिर उन्हें खिड़की के बाहर डॉन एलोसियो नाम का एक आदमी नजर आता है जो जिंदा है और वो लोग उसे सावधान करना चाहते हैं कि वो खिड़की ना खोले। वो लोग लाइट की मदद से उसे सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं लेकिन डॉन खिड़की खोल देता है और वो तुरंत मर जाता है। उसकी पत्नी वहां आती है और वो भी मर जाती है। हुआन अपनी पत्नी एलिना को इन्फॉर्म करना चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी को सुबह उठकर बाहर निकलने की आदत है, लेकिन लूकास उसे समझाता है कि तुम फालतू ही चिंता कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा। हुआन कुछ भी नहीं सुनना चाहता और यहाँ से निकलना चाहता है। एना और इंग्रिड हुआन को तैयार करती हैं, उसके पैरों को प्लास्टिक से ढकती हैं और उसके पूरे शरीर को वो गर्म कपड़े से ढक देती हैं ताकि बाहर का कुछ भी शरीर के कांटेक्ट में ना आ पाए। वो उसे मास्क पहनाते हैं और जो भी जगह खाली रह गया था वहां पर वो टेप लगाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हुआन किसी युद्ध के लिए जा रहा था। ओमार उन्हें रोकता है और कहता है वो मास्क मुझे दो, लेकिन टानो जो पहले से ही उस पर काफी गुस्सा था वो उसे कहता है ये गन खाली है और तुझे अगर इतनी दिक्कत है तो तू यहाँ से निकल जा। हुआन गहरी सांस लेते हुए बाहर निकलता है। शहर बर्फ में ढक चुका था। खिड़की से उसके सारे दोस्त उसे गुड लक कहते हैं। ज्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ता कि उसे सामने इंसान जानवरों की लाश देखने को मिलती है। ऐसा लग रहा था इंसानों का नामो निशान मिट गया हो। अब वापस से एक दिन पहले मतलब स्नोफॉल से पहले हम एलिना वाले अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे और वो लोग ब्लैकआउट के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि बार बार बिजली जा रही थी और वो लोग थक चुके थे और उन्हें अब प्लान करना होगा कि किस तरह खाना बचाना है, पानी को भी कम खर्च करना है। एक औरत अंदर आती है और वो भी परेशान हो जाती है कि लिफ्ट चल नहीं रहा था। एक आदमी होता है चार्ली और ऐसा लगता है कि उसे लोग पसंद नहीं करते और वो एक बूढ़ी औरत के कुत्ते के बारे में ऊट पटांग चीज बोलते रहता है। तभी वहाँ फिर से बिजली चली जाती है और अचानक एक बेकाबू कार दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाती है। उनमें से एक आदमी सामने जाता है चेक करने के लिए और बाकी के लोग देखते हैं ड्राइवर मर चुका था और वो आदमी जो चेक करने के लिए गया था वो भी मर चुका था क्योंकि स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका था। अब हम वापस से हुआन को देखते हैं जो कि शहर के बर्फ भरे रास्तों में पैदल चल रहा था। आसपास एक भी इंसान नजर नहीं आता और हर तरफ डेड बॉडीज पड़े हुए थे। फिर एक जगह उसे एक सीटी की आवाज आती है। हुआन अपने आसपास नजर घुमाता है लेकिन उसे कोई दिखता नहीं। इधर सुबह में एना की नींद खुलती है और वो देखती है कि सभी लोग सोए हुए हैं लेकिन उसका पति टानो बंदूक लेकर खिड़की के पास बैठा हुआ है। फिर वो जाती है चाय बनाने के लिए लेकिन टानो उसे रोकता है, कहता है कि हो सकता है कि वो जहर पानी में भी मिल गया होगा, हम ये नहीं पी सकते। एना कहती है कल से ही तो हम ये पानी की चाय पी रहे हैं। लूकास एना से कहता है कि तुम्हारा पति ठीक कह रहा है, हमें अब हिसाब से चलना पड़ेगा। वो लोग देखते हैं कि घर पे सिर्फ कुछ ही बोतल पानी बचे हुए हैं। इंग्रिड कहती है कि मैं सूट पहनकर सामने किसी स्टोर से सामान ला सकती हूँ, मगर एना फ्रस्ट्रेट हो गई थी और कहती है ऐसे हालत में तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारे लिए कोई स्टोर खुला रहेगा क्या? अब ये तो साफ है कि ऐसे सिचुएशन में सब लोग अपना दिमाग खो रहे हैं। हुआन फिर से किसी के विसल मतलब सीटी बजाने की आवाज सुनता है और एक आदमी उसके सामने नजर आता है। वो मैप चेक करता है और आगे बढ़ता है। इधर ओमार और इंग्रिड एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और उन दोनों के बीच में ये कॉमन है कि वो दोनों ही यहाँ आउटसाइडर हैं और उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। ओमार बताता है
कि उसका परिवार यहाँ नहीं रहता और वो किसी तरह अपने परिवार के पास लौटने की कोशिश करेगा। इंग्रिड कहती है मेरा भाई भी पार्क में मेरा इंतजार कर रहा था, पता नहीं वो जिंदा होगा या नहीं। टानो खिड़की को ढक रहा था और वो लुकास से कहता है कि तुझे बंदूक चलाना सीखना होगा। लुकास पूछता है इसकी क्या जरूरत, तो वो कहता है कि तुझे मौत का सन्नाटा सुनाई नहीं दे रहा क्या? अगर उन दोनों आउटसाइडर ने बगावत कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हुआन चलते हुए रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाता है जहाँ के एक ट्रेन रुकी हुई थी और हर जगह डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज है। लेकिन तभी एक कंपार्टमेंट के अंदर उसकी नजर जाती है जहाँ पर बहुत सारे सर्वाइवर्स होते हैं और वो लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। एक लड़की लिपस्टिक से हेल्प लिखती है। हुआन उनसे बात करने के लिए ट्रेन पे चढ़ता है और एक औरत कहती है तुम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, अपना मास्क उतारो। हुआन कहता है वो मास्क नहीं उतार सकता वरना वो जिंदा नहीं बचेगा। सारे बस यही कहते हैं कि हम 6 घंटे से यहीं फंसे हुए हैं, पुलिस को कॉल कर दो या हमारी मदद कर दो। हुआन जानता है कि फोन तो काम नहीं कर रहा, तो वो अपने बैग में से एक पानी का बोतल निकालकर उन्हें देता है और वो लोग जानवरों की तरह पानी के लिए लड़ने लगते हैं। हुआन उनसे कहता है कि मैं आप लोगों के लिए मदद लेकर आऊंगा। इधर घर पे ओमार अपने खाने बनाने के स्किल से एना को इम्प्रेस कर देता है। इंग्रिड बंदूक उठाकर देखने लगती है। टानो ये देखकर उसे बंदूक ले लेता है, पूछता है तुम्हें बंदूक चलानी आती है? वो कहती है हाँ, मैं मिलिट्री सर्विस में थी। तभी गैस भी खत्म हो जाता है और ये देखकर इंग्रिड बाहर जाकर सप्लाई लाना चाहती थी क्योंकि इस तरह वो लोग अंदर ही मर जाएंगे। ओमार उसे रोकने की कोशिश करता है मगर टानो कहता है कि अगर वो मदद करना चाहती है तो उसे जाने दो। फिर वो दिखाता है कि उसने मास्क बनाया है अपने जुगाड़ से और वो इंग्रिड से कहता है कि पुलिस स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, अपनी साइकिल दो, मैं कुछ मिनट में वापस आ जाऊंगा। इंग्रिड कहती है कि तुम्हारे पास मास्क पहले से था, फिर भी तुमने लोगों को बताया क्यों नहीं? तो वो कहता है क्योंकि मैं तुम लोगों के मरने का रिस्क नहीं ले सकता था। इसीलिए ओमार टानो से कहता है कि अगर तुम भी हुआन की तरह हमें छोड़कर चले गए तो क्या होगा? तो वो उसे याद दिलाता है कि ये घर मेरा ही है, मैं यहाँ से कहाँ भागूंगा। फिर वो इंग्रिड के साइकिल को चेक करता है तो पैडल चलाते ही लाइट जलने लगता है जिससे कि वो लोग हैरान हो गए थे। तब जाकर टानो देखता है कि ये बल्ब काफी पुराना है, बस नॉर्मल फिलामेंट है, एलईडी नहीं है। ये देखकर उसे कुछ समझ आता है और वो अपने पुराने गाड़ी का बैटरी इस्तेमाल करके रिकॉर्डर ऑन करता है जिसमें के गाना चलने लगता है। मतलब ये हुआ कि पुरानी चीजें अभी भी काम कर रही है। हुआन आखिर में अपनी पत्नी एलिना के अपार्टमेंट पहुंच जाता है। अंदर आकर कुछ लोगों की वो आवाज सुनता है, देखता है कि 2 लोग एक दरवाजे के लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसके ऊपर वाले फ्लोर में कुछ लोग प्रेयर कर रहे थे। इसके बाद वो अपने रूम में आता है और हर तरफ चीजें बिखरी हुई थी। फिर वो अपनी बेटी क्लारा को बुला रहा था मगर कोई जवाब नहीं देता। हम देखते हैं कि उसकी बेटी क्लारा कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे हमने शुरू में देखा था बोट में, जो आखिर में बच गई थी। फिर अपने घर में वो एक आदमी को देखता है घुस जाते हुए। हुआन उस आदमी को पकड़ लेता है, पूछता है मेरा परिवार कहाँ है? एक बूढ़ी औरत आती है एक आदमी को लेकर, कहती है यही है घुसपैठिया, ये अंदर घुस आया है। वो लड़का बताता है एलिना ने मुझे भेजा था दवाई लाने के लिए। फिर वो देखता है हुआन के हाथ में बर्फ था। आखिर में वहाँ एलिना आती है और अपने पति से पूछती है क्लारा कहाँ है। वो दोनों ही घबराने लगते हैं क्योंकि उन दोनों को ही नहीं पता उनकी बेटी कहाँ है। एलिना सभी को बाहर निकालती और अपने पति से कहती है मैंने तुम्हें मैसेज किया था। इधर नीचे में जो लोग दरवाजे के लॉक को तोड़ रहे थे, आखिर में वो लोग अंदर जाते हैं और उन्हें वो औरत मरी हुई मिलती है जो अपने साथ कुत्ता रखती थी। हुआन चिल्लाने लगता है कि एक लड़की जो सिर्फ 17 साल की थी, तुमने उसे अकेले जाने दिया। एलिना कहती है वो बस अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए तो गई थी। अब दोनों का झगड़ा होने लगता है और एलिना कहती है मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ शुरू हो जाएगा, मैंने तुम्हें उसका लोकेशन भेज दिया था। हुआन पूछता है क्या तुमने उसके रूम में कुछ ढूंढने की कोशिश की, कुछ तो मिला होगा। एलिना कहती है मैंने उसका पूरा कमरा छान मारा, कुछ भी नहीं मिला। एलिना रोने लगती है और हुआन उसे शांत करता है, कहता है हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। वो पूछता है कि क्लारा किसके घर गई थी। एलिना कहती है लूना स्टेफानो के घर। हुआन अपनी बेटी के स्कूल जाना चाहता है। एलिना कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मगर वो बहुत मना करता है, मगर वो नहीं सुनती। फिर वो जैसे ही बाहर निकलता है, अपार्टमेंट के सभी लोग बाहर जमा हो गए थे। वो लोग उससे बात करना चाहते थे, पूछते हैं कि तुम बाहर से आए हो, क्या तुम बर्फ को छू सकते हो, तुम जिंदा कैसे हो? हुआन कहता है कि पूरे बॉडी को ढकना पड़ता है, बर्फ के कांटेक्ट में आओगे तो तुम मारे जाओगे, अब हमें जगह दीजिए, हमें यहाँ से निकलना है। एलिना दरवाजा बंद करती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। चार्ली हुआन से पूछता है तुम्हारे पास मास्क तो होगा, हमें मास्क दिखाओ। वो लोग भी मजबूर थे क्योंकि उन्हें यहाँ से निकलना था, खाना और पानी सब खत्म हो रहा था। हुआन अपना बंदूक
निकाल लेता है और चार्ली को हटने की धमकी देता है। फिर वो अपनी पत्नी को लेकर वहां से निकलता है और बिल्डिंग के बाकी लोग उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, उसकी मदद नहीं करते। अब उन लोगों के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोली की आवाज कुछ लोग सुन लेते हैं। हुआन चार्ली को गोली मारता है जो सीधा उसके कान में लगती है, जिससे चार्ली को गुस्सा आता है और पागलों की तरह गोली चलाते रहता है। हुआन और एलिना एक कमरे में आ जाते हैं अपनी जान बचाकर, और वो लोग उस बूढ़ी औरत को मरा हुआ देखते हैं, जिससे कि एलिना डर जाती है। हुआन उसे समझाता है इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, अपने लिए कपड़े ढूंढो, हमें यहाँ से निकलना होगा। हुआन नीचे में एक ट्रक देखता है और अपनी पत्नी से पूछता है क्या तुम उस ट्रक पे कूद पाओगी। वो डर के मारे कहती है नहीं कर पाऊंगी। इधर बाहर से वो लोग लॉक तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुआन उन पर गोली चलाता है। फिर वो एलिना के पैरों को प्लास्टिक से ढकता है और उसे मास्क पहनाता है और कहता है तुम्हें क्लारा को ढूंढना पड़ेगा, अपनी बेटी को साथ लेकर आना, मैं इन्हें रोकता हूँ। एलिना कूदने से पहले बर्फ को चेक करती है, फिर बाहर चली जाती है। इधर बाहर चार्ली और उसके लोगों की गोलियां खत्म हो चुकी थी। हुआन देखता है उसकी पत्नी ट्रक के ऊपर कूदकर वहां से भाग निकलती है। आखिर में चार्ली और उसके लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और हुआन एक खिड़की के कांच को तोड़ देता है, जिससे कि बर्फ अंदर आने लगती है और चार्ली और बाकी लोग डर के मारे भाग जाते हैं, जबकि हुआन प्लास्टिक से अपना चेहरा ढक लेता है और वो भी खिड़की से ट्रक के ऊपर कूद जाता है। लेकिन सांस न आने की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि वो प्लास्टिक से किस तरह सांस लेता। वो गिर पड़ता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके चेहरे पर मास्क नहीं था। वो गड्ढे में गिरा होता है और उसे लाल रोशनी नजर आती है। फिर वो देखता है वो एक गाड़ी में है और गाड़ी में उसके दोस्त होते हैं, टानो और लूकास, और वो अपनी पत्नी एलिना को देखकर राहत की सांस लेता है। तभी हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कुछ क्रैश हो रहा था। कहानी फिर से जाती है स्नोफॉल वाली रात, जब ये सब कुछ शुरू हुआ भी नहीं था। इंग्रिड को देखते हैं जो पार्क में अपने भाई से मिलने के लिए आती है, लेकिन उसका भाई एंटोनियो गेम खेलने में बिजी था। तो इंग्रिड उसे कहती है कि तुम्हें अगर नहीं जाना तो तुम्हारे लिए विस्की मैं डिलीवर कर सकती हूँ। उसका भाई मान जाता है। इंग्रिड साइकिल लेकर निकल जाती है और यहाँ से कहानी बढ़ती है प्रेजेंट में, जहाँ से वापस हम उन ग्रुप को देखते हैं जो अब दोबारा मिल चुके थे। वो लोग वापस टैनो के घर आते हैं और अंदर जाकर वो रेडियो से दूसरों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता और बोलता है कि वो रात में एक और बार कोशिश करेगा। इसके बाद वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर लोग लड़ाई मारपीट पे क्यों उतर आए हैं। एलिना के अपार्टमेंट में आखिर लोग इतने गुस्से में क्यों थे। एना गुस्से में थी क्योंकि हुआन और उसकी पत्नी और बाकी लोग उसके घर में हथियार लेकर आ गए थे, जैसे कि ये घर कोई हथियार का अड्डा हो। उसका पति उसे कहता है चुप भी रहो, अब ये सब करना जरूरी भी तो है। लूकास सोचता है क्या उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। टैनो उन्हें आइलैंड वाले घर के बारे में बताता है, लेकिन लोगों को लगता है कि क्या अगर वो जगह और भी ज्यादा अनसेफ हो। हुआन टैनो से कहता है कि मुझे तेरी कार चाहिए, मुझे अपनी बेटी को ढूंढने जाना है, मगर वो मना करता है, कहता है कि पहले हम सबको अपने बारे में सोचना है। ओमार भी इस डिसीजन से गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ये तेरा घर है, मतलब तू अपनी मनमानी करेगा क्या। तभी वो लोग देखते हैं कि एक आदमी मास्क और सूट पहनकर कदमों का पीछा करते हुए उनके गैरेज की तरफ आ रहा था। वो लोग जल्दी से जाते हैं क्योंकि उनका गैरेज खुला हुआ था। वो लोग उस आदमी को ऑफिस में लाते हैं और उसके चीजों को चेक करते हैं और पता चलता है ये तो बेनिटो है, सामने के हार्डवेयर स्टोर का ओनर। कहने लगता है कि मोहल्ले के लगभग सारे लोग मर चुके हैं। बेनिटो बोलता है कि रॉबर्टो के मदद से हम खाने पीने की सप्लाई ला सकते हैं, बस उसे टैनो की गाड़ी चाहिए जो कि काम करती है। टैनो पूछता है तो फिर रॉबर्टो खुद क्यों नहीं आता। बेनिटो बोलता है क्योंकि वो किसी और काम में बिजी है। टैनो अपनी गाड़ी देने से मना कर देता है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी वो लोग देखते हैं ओमार उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलता है। अब एकमात्र यही गाड़ी उनकी काम कर रही थी तो वो लोग काफी गुस्से में थे। लूकास देखता है हुआन और एलिना निकलने वाले थे। इंग्रिड भी अपने साइकिल के पहियों पे वायर्स बांध रही थी ताकि वो बर्फ में साइकिल को अच्छे से चला पाए। कहती है मुझे किसी पर भरोसा नहीं और मुझे भी यहाँ से निकलना है। ओमार गाड़ी चलाते हुए एक ब्रिज के पास आता है और उसे आसमान में लाल रोशनी नजर आती है। फिर जैसे ही वो रास्ते पर नजर घुमाता है तो रास्ता ब्लॉक था और वो खुद को बचाने के लिए गाड़ी को एक दूसरे दुकान में क्रैश कर देता है। हुआन और एलिना अपनी बेटी क्लारा को ढूंढने के लिए निकलते हैं और उन्हें गाड़ी नजर आती है। उम्मीद करते हैं ये गाड़ी उनका साथ देगा, लेकिन ये स्टार्ट नहीं होता। सोचते हैं कि लगता है ये गाड़ी ज्यादा पुरानी नहीं है। तभी एलिना देखती है कि उसका पति अपने कान में हियरिंग एड पहना था जिसकी बैटरी खत्म हो गई। एलिना पूछती है तुम ये सब कब से पहन रहे हो। तो वो कहता है बस कुछ महीनों से, कोई परेशानी की बात है नहीं। फिर वो लोग उस बारे में बात करते हैं जो एलिना के अपार्टमेंट में हुआ था। वो पूछती है तुम फिर से बंदूक चलाने लगे। हुआन कहता है तो
तो तुम ही बताओ मैं क्या करता। वो कहती है तुमने जो किया सही किया। तभी वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है। हुआन और एलिना छुप जाते हैं और वो लोग गाड़ी को चेक करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कुछ लोग पहुँचते हैं ओमार की गाड़ी तक और गाड़ी के अंदर ओमार बेहोश पड़ा हुआ था। जैसे जैसे रात होती है हवा की स्पीड बढ़ते जा रही थी। तो लोग सुपरमार्केट्स में घुसकर सामान चोरी करने लगते हैं। टैनो अपने घर से गोलियों की और लूटपाट की आवाज सुन पा रहा था। उन्हें डर है कि कहीं वो बदमाश यहाँ ना जाए। इसके बाद वो फिर से रेडियो चेक करने लगता है। कहता है कि मैं अर्जेंटीना से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई हो तो जवाब दो। अगली सुबह हुआन और एलिना क्लारा के स्कूल तक पहुंच जाते हैं। एक जगह उन्हें स्टूडेंट की फोटो नजर आती है जिसमें क्लारा भी थी और उसकी दोस्त लूना भी। हुआन पूछता है प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है। एलिना कहती है तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम तो कभी पेरेंट टीचर्स मीटिंग में आते भी नहीं, तुम जाकर गाड़ी ढूंढो, मैं यहाँ संभालती हूँ। उसे बंदूक नहीं चाहिए इसीलिए वो कुल्हाड़ी रख लेती है अपनी सेफ्टी के लिए। फिर हुआन बाहर निकलता है गाड़ी ढूंढने। इधर टैनो के घर के बाहर एक और गाड़ी रुकती है। इनग्रिड बाहर निकलती है और अंदर जाकर वो सभी को बताती है कि उसका भाई मर चुका है। कहती है इसमें उसी का दोष है, उसे अपने भाई के काम को करने के लिए नहीं आना चाहिए था। बाकी लोग उसे समझाते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, किसी को क्या ही पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। टैनो पूछता है बाहर कुछ अजीब भी हो रहा था क्या। तो वो कहती है बस मेरे मरे हुए भाई के अलावा सब कुछ ठीक था। टैनो कहता है कि हमें चौकन्ना रहना होगा, इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। तो एना कहती है तो फिर क्या करें, नाटक करते रहे जैसे सब कुछ ठीक है, रोबोट थोड़ी है हम। इंग्रिड कहती है कि बाहर मैंने कुछ आवाजें सुनी लेकिन कोई दिखा नहीं। टैनो उसे पूछता है क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ और वो उसे बंदूक देता है और कहता है मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है सप्लाईज लाने। इंग्रिड कहती है वो गाड़ी लेकर जाओ, मैंने हमारे लिए लेकर आई हूँ। लूकस भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। एना अपने पति से कहती है खुद का ख्याल रखना। हुआन स्कूल के बाहर गाड़ी ढूंढ रहा था जो अभी भी काम करती हो। वो बाहर में सिक्योरिटी गार्ड को मरा हुआ देखता है और अंदर ऑफिस में उसे गाड़ी की चाबी मिलती है। लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और उसे वही लाल रोशनी दिखाई देने लगती है और उसे दुनिया का विनाश नजर आता है। जब उसे होश आता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड के गाड़ी की चाबी का इस्तेमाल करके काम करने लायक उसे गाड़ी मिल ही जाती है। इधर एलिना ऑफिस में थी मगर उसे आवाज सुनाई देने लगती है। वो कुल्हाड़ी उठा लेती और बाहर निकलती है। बाहर में उसे स्टूडेंट्स मरे हुए नजर आते हैं। अंदर में वॉशरूम में वो एक स्टॉल में दरवाजा लॉक देखती है। अंदर में एक लड़का था जो एलिना को देखकर चिल्लाने लगता है। हुआन तभी वहां पहुंचता है और एलिना अपने पति से कहती है लगता है एक लड़का अंदर बंद है, जरूर उसके दोस्तों ने इसे परेशान करने के लिए बंद कर दिया होगा। उसके दोस्त लोग बाहर मरे हुए हैं। अब वो दोनों उस लड़के को बाहर निकालते हैं। वो लड़का कहता है उसका नाम पैब्लो है। हुआन उस लड़के को शांत करता है, उसे समझाता है कि तेरे सारे दोस्त मर चुके हैं, 2 दिन से जहरीली बर्फ पड़ रही है पूरी दुनिया में, कांटेक्ट में आने से इंसान मर जाते हैं, अगर जिंदा रहना है तो अपना मुंह बंद रख और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। मगर वो लड़का उसे धक्का देकर बाहर चला जाता है। वो बाहर अपने दोस्तों को मरा हुआ देखता है और एलिना बाहर आती है और उसे जैकेट पहनाती है और वो पूछता है ये सब कैसे हुआ। हुआन कहता है ये तो हमें भी नहीं पता। पैब्लो अपनी माँ को ढूंढने घर जाना चाहता था मगर वो लोग कहते हैं कि वो अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, उसका नाम क्लारा है। वो लोग उसे फोटो दिखाते हैं लेकिन वो उसे नहीं पहचानता मगर वो लूना को पहचानता है। कहता है कि मुझे बंद करने वालों में से इसका भाई भी एक था। हुआन उसे लूना का पता पूछता है। लड़का कहता है कि मैं आपको उसका पता बता दूंगा मगर क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे। हुआन मान जाता है। इधर टैनो के घर पे रॉबर्टो पहुंच जाता है और वो लोग बताते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। क्या तुम लोगों ने कल रात गोलियों की आवाज नहीं सुनी? वो सभी कब्रिस्तान के पीछे रहने वाले लोगों ने किया था, वो सभी बस्ती में रहने वाले लोग हैं। रॉबर्टो कहता है अपनी जान बचानी है तो हमें बाहर जाकर रास्तों को ब्लॉक करना पड़ेगा वरना वो बस्ती वाले लोग हम तक पहुंच जाएंगे। हुआन और एलिना लूना के घर तक पहुंच जाते हैं। पाब्लो भी अंदर जाना चाहता था लेकिन हुआन उसे कहता है तुम यहीं रुको। दोनों दरवाजा खटखटाते हैं। जब कोई नहीं खोलता तो वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं अपनी बेटी को ढूंढने। पाब्लो भी अंदर चला जाता है चादर ओढ़कर। इधर घर के पीछे उन्हें पूरा परिवार मरा हुआ नजर आता है मगर वहाँ उसकी बेटी नहीं थी और सभी लोग चाइनीज थे। फिर वहाँ पाब्लो पहुँचता है और वो भागते हुए बाहर आने लगता है, मतलब ये उसका परिवार है। एलिना उसे रोकती है। एना अपने पति को समझाती है कि ऐसे समय में अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचना चाहिए। टानो अपने पड़ोसियों पर भरोसा नहीं करता, कहता है कि वो उसके गराज में डेरा जमा देंगे फिर वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अपनी पत्नी को भोली कहता है कि बस 2 हफ्ते दो फिर देखना यही लोग हम पर गोली चलाएंगे। इसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगता है। एना उसे समझाती है अभी तक 1 दिन भी नहीं हुआ,
बाहर अच्छे लोग भी तो हो सकते हैं। लूकास उसे नीचे बुलाता है, कहता है रेडियो से कुछ आवाजें आ रही हैं। वो तुरंत फिर से चेक करता है, कहता है कि मैं अर्जेंटीना से बात कर रहा हूँ, क्या कोई मेरी बात सुन सकता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं डेनिस बोल रहा हूँ, उरुग्वे से, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं। डेनिस बोलता है यहाँ की हालत बहुत खराब है। टैनो पूछता है क्या तुम मेरे साथ कुछ और डिटेल्स शेयर कर सकते हो। डेनिस कहता है फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन ये पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ से ढक चुका है, हम लोग बाद में बात करेंगे। मगर वो ये कहता है कि ब्राजील में उससे बात हुई, वहाँ की भी हालत खराब है। अब उन्हें राहत मिलती है ये सोच कर के कम से कम और भी लोग जिंदा हैं। हुआन एलिना उस लड़के को लेकर अपने घर जा रहे थे। एलिना कहती है इस लड़के को बहुत तेज बुखार है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुआन चिल्लाने लगता है तो फिर क्या मैंने सबका ठेका ले रखा है। एलिना कहती है अगर इस लड़के के जगह तुम्हारी बेटी होती तब भी तुम यही कहते। क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के साथ भी लोग ऐसे ही पेश आए। सामने उन्हें फार्मेसी नजर आता है तो वो लोग मास्क और सूट पहनकर अंदर जाते हैं। एलिना पाब्लो को बुखार की दवाई देती है। इधर हुआन एक दवाई पीने लगता है। तभी बाहर एक लड़की दरवाजा खटखटाती है। वो प्रेग्नेंट थी, कहती है दरवाजा खोलो। एलिना जल्दी से दरवाजा खोल देती है और औरत को अंदर लाती है। कहती है उसका नाम जूलियट है, लेकिन ये सब तो एक नाटक था। उस औरत का पार्टनर अंदर आ जाता है और उन्हें बंदूक के नोक पे पकड़ लेता है और उनसे गाड़ी की चाबी मांगता है। हुआन चाबी दे देता है और उन लोगों को वो लोग एक बाथरूम में बंद कर देते हैं। एलिना अपने पति को परेशान देखकर पूछती है क्या तुम्हारी प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई, कब से हो रहा है ये सब। हुआन कहता है जब से बर्फ में बाहर निकला हूँ तब से। फिर वो दोनों पैब्लो से रिक्वेस्ट करते हैं दरवाजा खोलने के लिए। पैब्लो दरवाजा नहीं खोलता। हुआन गुस्से में कहता है एक बार दरवाजा खोल, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। लेकिन एलिना एक माँ की तरह उसे कहती है बेटा दरवाजा खोल भी दो। पैब्लो तुरंत दरवाजा खोल देता है और वो उसे गले लगाती है। टैनो छत पे जाता है ताकि वो एंटीना को ठीक कर सके, ताकि वो ब्राजील में किसी से कांटेक्ट कर पाए। मगर वो देखता है उसका कॉम्पास ठीक से काम नहीं कर रहा था, कॉम्पास गड़बड़ हो चुका है। हुआन और एलिना और पैब्लो पैदल आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक आदमी नजर आता है जो गाड़ी के ऊपर सामान लोड कर रहा था, मगर वहाँ तो पूरा परिवार था। इसीलिए हुआन रुक जाता है और एलिना उसे पीछे हटने को बोलती है। हुआन और बाकी दोनों फिर से स्टेशन के पास आते हैं और हुआन पहले जितने सर्वाइवर से मिला था उन्हें चेक करने के लिए अंदर जाता है, लेकिन अब तो वहाँ कोई भी नहीं था, शायद वो सभी लोग मर गए। इसके बाद वो तीनों टैनो के घर लौट आते हैं। इंग्रिड खिड़की से उन्हें देखती है। पैब्लो को बहुत तेज बुखार थी तो वो लोग उसे अंदर ले जाते हैं। तैयारी देखकर हुआन पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो लुकास बोलता है कि हम लोग आइलैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं। टैनो बोलता है वो लोग यहाँ से टिग्रे के लिए निकलेंगे। हुआन अपने दोस्त से पूछता है तूने तो कहा था कि तू अपने घर को छोड़कर कभी जाएगा भी नहीं, अब क्या हो गया। तो वो कहता है कोई मदद करने नहीं आने वाला, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गई है, इसलिए कॉम्पास पहले जैसे काम नहीं कर रहे हैं। ये पृथ्वी अब वो पृथ्वी नहीं रही जिसे हम जानते थे। हुआन कहता है यहाँ कुछ और भी अजीब हो रहा है जो हमारे सोच के परे है। मैंने बाहर बहुत ही अजीब चीजें देखी और मैं अपनी बेटी को बचाए बिना नहीं रुकूंगा। टैनो बोलता है तेरी बेटी बर्फ में मर गई होगी और तेरी बेटी के साथ इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता था, तुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हुआन गुस्सा हो जाता है लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। दूसरी तरफ हम फिर से जूलियट को देखते हैं जो अपने पार्टनर के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। वो लोग खाना खाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और लड़का पेट्रोल भर रहा था। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और एक बहुत बड़ा कीड़ा मॉन्स्टर नजर आता है। जूलियट गाने का मजा ले रही थी। तभी गाड़ी जोर से हिलती है और एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। उसकी गाड़ी एक गड्ढे में पलट के गिर जाती है। इसके बाद हमें ट्रेन स्टेशन में येलो सूट में एक इंसान और भी बहुत सारे इंसान नजर आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी किसी वशीकरण में हैं। खैर इधर दूसरी तरफ हम हुआन और टानो और बाकी लोगों को देखते हैं जो अपने दोस्त रूसो को दफना देते हैं। हुआन एलिना से कहता है कि उन दोनों को अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, मगर एलिना पाब्लो को छोड़कर ऐसे ही नहीं जाना चाहती क्योंकि वो लड़का बाकियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी बेटी को भूल गई है। टैनो और एना सामान पैक कर रहे थे क्योंकि वो लोग टिग्रे जाने की प्लानिंग कर रहे थे। टैनो अपनी पत्नी से कहता है हुआन की बेटी के दोस्त का नाम उन्हें पता है, तुम जाकर फोन बुक से पता करो कि लूना का नंबर क्या है। लेकिन असल में एना फोन बुक तो पहले ही फेंक चुकी थी, इसलिए वो बाहर डस्टबिन की तरफ देखती है। फिर वो और हुआन फोन बुक उठा ले आते हैं और टैनो और लूकास सुपरमार्केट जाने का सोचते हैं सप्लाईज लाने। वॉकी टॉकी के जरिए वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं और इंग्रिड उन दोनों को बताती है कि हुआन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चल गया है। उन्हें फोन
फोन बुक से एड्रेस जो मिल गया था। हुआन के सामने एक गाड़ी रुकती है और वो दरवाजा खोलता है। हुआन अंदर बैठता है और टैनो उसे वापस घर लेकर आता है। कहता है कि हम सब एक साथ आइलैंड के लिए निकलेंगे। वो उसे वैन एलन बेल्ट के बारे में बताता है। कहता है कि ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव पार्टिकल का चक्र है जिससे पूरा पृथ्वी घिरा हुआ है। मैग्नेटिक फोर्स के मदद से ये टिका हुआ है। समझ लो कि ये एक शील्ड है जो पृथ्वी को सोलर हवाओं से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर पोल्स काम करना बंद कर देते हैं तो ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हमारे ऊपर गिरने लगेंगे। हुआन पूछता है मतलब क्या, तुम इस बर्फ के बारे में बोल रहे हो? टैनो हाँ कहता है, ये वैन एलन बेल्ट के टुकड़े हमारे सामने गिर रहे हैं और ये काफी लंबे समय तक चलने वाला है। उन्हें आगे रास्ता ब्लॉक मिलता है क्योंकि वहाँ पर गाड़ियों की ढेर लगी हुई थी। उन्हें इस रास्ते को पार करना था, पर वो लोग सोचने लगते हैं आखिर ये हुआ कैसे। एक गाड़ी की हेडलाइट भी जल रही थी। हुआन अंदर जाकर गाड़ी को बंद कर देता है और उसे एक फोटो मिलता है। फिर वो लोग देखते हैं कोई उनकी तरफ आ रहा था, मगर ये तो सोल्जर्स हैं और सोल्जर्स उन दोनों से पूछने लगते हैं कि तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो। हुआन कहता है कि मुझे इसके पार जाना है, मगर सोल्जर कहते हैं कि डाउनटाउन एरिया अभी फिलहाल सेफ नहीं है, तुम वहां नहीं जा सकते। सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं और दोनों को लगता है कि सोल्जर्स जरूर कुछ और ज्यादा जानते हैं जो वो उन्हें नहीं बता रहे हैं, इसलिए वो लोग सोल्जर्स के पीछे जाते हैं। मगर जैसे ही वो लोग सोल्जर्स के करीब आते हैं, सोल्जर्स गोली चलाने लगते हैं तो उन्हें पीछे हटना पड़ता है। देखते हैं कि वहां पर कीड़े वाले मॉन्स्टर्स आ गए थे और खुद को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी पलट जाती है। इधर सोल्जर्स पर वो कीड़े मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। हुआन टानो जान बचाकर भागते हैं, लेकिन अचानक वो रुक जाता है और फिर से उसे वैसे ही अजीब विजन्स दिखाई देने लगते हैं। टैनो देखता है वॉकी टॉकी खराब हो गया था। हुआन हैरान था, पूछता है कि आखिर वो कैसे जानवर थे और वो आए कहाँ से। अब सब कुछ शांत लग रहा था तो वो दोनों बाहर निकलते हैं और चेक करते हैं तो उन्हें हर जगह सोल्जर का मास्क नजर आता है। फिर वो लोग उतर के सोल्जर्स के बंदूक उठा लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां पर एक क्रिएचर था जो सोल्जर को ककून में बंद करके ले जा रहा था अपने घोंसले में। जल्दी जल्दी के चक्कर में उनसे आवाज हो जाती है तो वो कीड़े मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं और उन दोनों पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं, मगर हुआन उन क्रिएचर के सिर पे वार करता है और उन्हें मार डालता है। लेकिन वहां और भी क्रिएचर्स आने लगते हैं। एक आदमी उन्हें अपनी तरफ बुलाता है और एक मरा हुआ कीड़ा था तो बाकी कीड़े उसे खाने लगते हैं। हुआन और टानो एक चर्च के पास जाते हैं। जैसे ही क्रिएचर उनके करीब आते हैं तो जितने सर्वाइवर्स थे वो लोग उस क्रिएचर को मार डालते हैं और दोनों को अंदर ले आते हैं। और गीतो और मिकी दोनों को अंदर लाते हैं और बाकी के सर्वाइवर से मिलाते हैं। वहां पर वो बिना पैर वाला आदमी भी था जिसे हमने शुरू में देखा। वो बार बार हुआन को देखे ही जा रहा था। ओमार भी वहीं पर था और वो दोनों साथी को देखकर हैरान होता है। कहता है इनको यहाँ नहीं लाना चाहिए था, ये लोग बहुत बुरे इंसान हैं। मगर बाकी के लोग उसे शांत करते हैं। हुआन उन लोगों से पूछता है आखिर ये कीड़े इतने बड़े कैसे हो गए और ये कहाँ से आए। तो वो लोग ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। वो लोग बोलते हैं ऊपर से आए हैं ये लोग, तुम लोगों ने रोशनी नहीं देखी क्या। फिर वो लोग बाहर निकल के आसमान में देखते हैं तो उन्हें लाल रोशनी नजर आती है जो पृथ्वी पर क्रैश हो रहा था और उन्हें लगता है ये तो एलियन का हमला है। टैनो डर जाता है और अपने परिवार के पास जाना चाहता है, मगर एक नन उसे रोकती है। कहती है इस तरीके से जल्दबाजी में फैसला लोगे तो हम सब मारे जाएंगे, राक्षस अभी बाहर घूम रहे हैं। खैर इसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और उन्हें अजीब अजीब आवाज सुनाई देते रहती है। एक आदमी कहता है तुम लोगों ने हार्प प्रोग्राम के बारे में सुना है। अमेरिकन वेदर कंट्रोल करना जानते हैं और ये सारे कीड़े जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। छोटे कीड़े को बड़ा बनाया जा सकता है। सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। हुआन टानो से कहता है कि मैं क्लारा को ढूंढने में सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हूँ, इसलिए तू मेरे साथ चल। 2 बच्चे बाहर गए हुए थे और वो बाकियों के लिए खाना लेकर आए थे। उन्हें ज्यादा खाना तो नहीं मिला और बोलते हैं कि हर जगह रास्ता ब्लॉक था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कीड़ों का इलाका है। हुआन ओमार पर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो उनके गाड़ी को लेकर भाग गया था। ओमार उसे एक रास्ते के बारे में बताता है जो शायद अभी भी ब्लॉक ना हो और उसे उसकी मदद चाहिए क्योंकि वो यहाँ से निकलना चाहता है। अगर वो ज्यादा समय के लिए यहाँ रहा तो क्रिएचर उन्हें ढूंढ लेंगे, इसलिए उन्हें उस टनल को ढूंढना होगा। ओमार फिर उसे बताता है कि वो एक पैर वाला आदमी वो तुम्हारे साथ ही युद्ध में गया था और वो तुम्हारे ही साथ बोट में वापस लौटा था, शायद इसलिए वो तुम्हें पहचाना पहचाना सा लगता है। हुआन छत पे जाता है तो वो फिर से लाल रोशनी देखता है जो अर्थ पर क्रैश हो रहा था और वो रास्तों में भर भर के उन कीड़ों को देखता है। ओमार अंदर बाकियों को टनल के बारे में बताता है। हुआन आकर बाकियों को बताता है कि उसे गाड़ी की चाबी मिली है तो वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद सभी लोग पैकिंग करना शुरू करते हैं। हुआन अपने युद्ध वाले पुराने दोस्त से मिलता है, पूछता है क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगे। वो कहता है नहीं जाने वाला। हुआन पूछता है तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम भी मेरे साथ युद्ध में गए थे। तो वो आदमी कहता है तुम पहले से ही परेशान लग रहे थे, तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। हुआन पूछता है क्या तुम्हें भी अजीब चीजें दिखाई देती है जैसे कि अजीब ख्याल आना। तो
वो आदमी कहता है लगता है ये सिर्फ तुम देख सकते हो। हुआन जाने लगता है तो वो आदमी उसे एक सिगरेट मांगता है। इसके बाद सभी लोग खुद को प्लास्टिक से कवर करके बाहर निकलते हैं और उनके साथ में कुत्ता भी होता है जिसे भी वो लोग प्लास्टिक से ढक देते हैं। सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं मगर एक मॉन्स्टर कीड़ा उनके सामने आ जाता है। वो लोग बिना आवाज किए वहां से चले जाते हैं। आखिर में वो लोग हाईवे तक पहुंचते हैं और वो सभी लोग एक बस में चढ़ते हैं। टनल के सामने दीवार बना हुआ था और उवान उसे तोड़ने लगता है। ऊपर में वो लोग एक बड़ा सा बैलून उड़ता हुआ देखते हैं, इसीलिए वो बंदूक लेकर सतर्क हो जाते हैं। एक बच्चा होता है जो रोने लगता है। उसकी माँ उसे शांत करती है। टनल के अंदर जाने का रास्ता बनाने के बाद सभी लोग धीरे धीरे करके बस से उतरते हैं, लेकिन ऊपर से आवाजें आने लगती है। मॉन्स्टर्स कीड़े नीचे आने लगते हैं। कुछ लोग टनल के अंदर छुप गए थे और कीड़े बस को घेर लेती है। अंदर में कुछ और लोग फंसे हुए थे कि तभी कीड़ों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नन चर्च में घंटा बजाने लगती है, जिसकी आवाज को सुनकर कीड़े वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सभी लोग टनल के रास्ते अंदर आते हैं। इधर वो नन और हुआन का साथी दोनों चर्च में ही रुके हुए थे और वो लोग आने वाले कीड़ों को मारने के लिए हर जगह गैसोलीन छिड़कने लगते हैं। फिर आराम से आग के पास बैठकर सिगरेट पीते हैं। इधर गाड़ियों के ढेर में हुआन को चलने लायक गाड़ी मिली थी तो वो लोग उसे स्टार्ट करते हैं, मगर एक गाड़ी के अंदर में एक बड़ा सा कीड़ा मॉन्स्टर छुपा हुआ था जो टैनो पर हमला कर देता है। मगर सही समय पर ओमार गोली चलाकर उस मॉन्स्टर को भगा देता है, लेकिन उन्हें और कीड़ों की आवाज सुनाई देने लगती है। गाड़ी चलने के बाद सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं। तब तक हुआन कीड़ों पर गोली चलाता है। आखिर में सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, जबकि मॉन्स्टर कीड़े उनका पीछा कर रहे थे। सभी लोग खुश होते हैं कि वो लोग बच गए, लेकिन उनकी नजर जाती है चर्च पर जो अब जल रहा था। इसके बाद एक फ्लैशबैक में हम हुआन को देखते हैं जो जवान था और वो युद्ध के मैदान में था और उनके और दुश्मन के तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही थी। और अगली सुबह उसकी जब नींद खुलती है तो वो गड्ढे में था और उसके सारे साथी मर चुके थे। वो एक सीटी की आवाज सुनता है। वो बाहर निकलता है और हर जगह लाशों की ढेर लगी हुई थी। वहाँ उसे एक आदमी नजर आता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और हम उस ग्रुप को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहे थे। हुआन, टानो और ओमार गाड़ी से उतर जाते हैं और बाकी के लोग वहां से चले जाते हैं। बिल्डिंग के ऊपर उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं। सभी लोग टैनो के घर पे आते हैं और वहां पर हुआन अपनी बेटी क्लारा को देखता है और अपनी पत्नी से पूछता है ये तुम्हें कहाँ मिली। एलिना कहती है क्लारा ने हमें ढूंढा। वो सभी लोग कहते हैं ये तो चमत्कार है, अच्छा है कि अब हम सब लोग एक साथ हैं। फिर वो क्लारा को ऊपर लेकर चले जाते हैं। इंग्रिड ओमार को देखकर गुस्से में थी। लुकास उन सभी से कीड़ों के बारे में पूछता है तो टैनो उनसे बस यही कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। हुआन एलिना से पूछता है क्या क्लारा ने कुछ बताने की कोशिश की कि उसने बाहर क्या देखा। एलिना कहती है नहीं, कुछ भी नहीं, अब शांत हो जाओ, हम सब एक साथ हैं। फिर वो लोग कुछ देर के लिए वहीं आराम करते हैं। इंग्रिड और पैब्लो गैरेज में काम कर रहे थे, तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं टैनो को ढूंढते हुए। टैनो उन सभी को मॉन्स्टर कीड़ों के बारे में बताता है, कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। पूछता है यहाँ किसी के पास कोई बड़ी गाड़ी है जिसमें हम सब फिट हो जाएं। रॉबर्टो कहता है मेरे पास एक आरवी है, बदले में मुझे तुम्हारा घर और तुम्हारा गैरेज चाहिए। टैनो सोच में पड़ जाता है कि वो क्या डिसीजन ले, पर वो यहाँ से जाने के लिए मान जाता है। रॉबर्टो अपनी बड़ी गाड़ी उसे दे देता है जिसमें वो सभी लोग बैठ सके। वो लोग अपना सामान लोड करते हैं और टैनो को गाड़ी में येलो सूट मिलता है। एलिना बताती है ये क्लारा के पास था, कोई प्रॉब्लम है क्या। टैनो बोलता है ये तो मेरा है, ये मेरे बोट में रखा हुआ था। इंग्रिड, पैब्लो और ओमार एक दूसरी गाड़ी से आ रहे थे। आखिर में टैनो को और उन सभी को अपना घर छोड़ना पड़ता है। अचानक एक आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी उनके सामने से गुजरती है जिससे वो लोग डर जाते हैं। अब उन्हें किसी तरह जल्दी से आइलैंड तक पहुंचना पड़ेगा, मगर जैसे ही वो लोग समंदर के पास पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य उन्हें हैरान कर देता है, क्योंकि वहां तो पानी ही नहीं था। उन्हें सामने में एक बाल्टी में मछली तैरते हुए मिलती है जो कि जिंदा है। इंग्रिड मिलिट्री बेस कैंप जाना चाहती है, मगर हुआन समझाता है कि फिलहाल हम बुएन एयर हाईवे चलते हैं, फिर वहां से देखेंगे कहाँ जाना है। वो लोग वहां से निकलते हैं तो देखते हैं रास्ते में इतनी गाड़ी क्यों है। इंग्रिड कहती है क्योंकि ये हॉलीडे वाला वीकेंड था इसीलिए। तभी उनकी नजर जाती है उस गाड़ी पर जो उनके सामने से गुजरी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो लोग सोचते हैं एक्सीडेंट हुआ है या ये कीड़ों ने किया है। तभी क्लारा को होश आता है और एलिना उसे समझाती है हम लोग आइलैंड जा रहे हैं। क्लारा पूछती है मेरे दोस्त कहाँ हैं। एलिना कहती है घबराओ मत, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होगा। फिर खाना खाते वक्त एलिना अपनी बेटी से पूछती है आखिर तुम उस बोट में क्या करने गई थी। क्लारा कहती है मैं तो वहाँ थी ही नहीं, मैं तो मॉम के घर गई हुई थी और उससे पहले मैं अपने दोस्तों के घर पे थी। हुआन पूछता है तुम्हें जो मास्क मिला वो कहाँ से मिला। क्लारा को याद नहीं था
कि वो मास्क उसे कहाँ से मिला। आखिर में वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहाँ उन्हें थोड़ी हलचल नजर आती है। वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बॉबी और मिकी नजर आते हैं। वो लोग एक सुपरमार्केट में एंटर करते हैं जहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे। बच्चे लोग मूवी का मजा ले रहे थे। वहाँ का लीडर उन सभी को देखकर वेलकम करता है, कहता है जितना मन उतना खाइए, बस हथियार को बच्चों से दूरी रखिए। क्लारा बाकी लड़कियों के साथ खेलने लगती है। हुआन और लूकास ड्रिंक करते हैं और लूकास पूछता है कि आखिर तुम कहाँ खोए हुए हो, तुम्हारी बेटी भी आ गई लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे। हुआन कहता है ऐसा लग रहा है ये असल में है ही नहीं, ये क्लारा नहीं कोई और है। लूकास कहने लगता है रूसो का उधार था मुझ पर पता है जब वो मरा तो मुझे चैन मिला, कुछ दिन के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। हुआन पूछता है कि इस बात का मेरे बात से क्या लेना देना। लूकास कहता है एक ही बात है, हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है, इसलिए ज्यादा ध्यान मत दो। इसके बाद सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे थे तो एक औरत कहती है कि यहाँ सभी को आने देना बहुत बड़ी भूल है। वो लोग सामने जो दिख रहे हैं वो प्रिजन के कैदी हैं। हुआन उन बंदों को देखकर कहता है ऐसा लगता है मैं उन्हें पहचानता हूँ। मिकी क्लारा के लिए नॉनवेज लेकर आया था लेकिन क्लारा कहती है मैं नॉनवेज नहीं खाती। फिर अचानक क्लारा अपना सिर पीटने लगती है। बाकी लोग उसे शांत करते हैं। मिकी अपने दोस्तों को बताता है पता नहीं क्लारा को क्या हो गया था, मैं तो बस उसे खाना ऑफर करने गया था। ओमार उसे समझाता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। एलिना अपनी बेटी को लेकर मिलिट्री बेस वाले हॉस्पिटल में जाना चाहती है, आइलैंड नहीं जाना चाहती। हुआन कहता है कि वो यहाँ रहना नहीं चाहता। एना भी कहती है शायद क्लारा के लिए आइलैंड जाना ठीक नहीं है। टैनो हुआन को दिखाता है कि क्लारा और उसकी दोस्त उसके बोट को लेकर घूमने के लिए निकली थी और कागज में उसके सिग्नेचर्स भी हैं। अब रात में जब सभी लोग सो रहे थे ओमार इंग्रिड के लिए एक तोहफा लेकर आया था, क्रिसमस गिफ्ट। लूकास मिकी और बाकी लोगों के साथ बैठकर स्मोकिंग कर रहा था। फिर सभी वहाँ पर पत्ते खेल रहे थे। लूकास एक लड़का टोनी दोनों चले जाते हैं सुपरमार्केट दारू लाने के लिए। लूकास दारू ढूंढते ढूंढते थोड़ी अंदर चला जाता है और आखिर में वो जो ढूंढ रहा था उसे वो मिल जाता है, मगर जिस लड़के के साथ वो आया था टोनी वो गायब हो गया था। अगली सुबह हुआन और बाकी सभी उठते हैं तो देखते हैं लोग दौड़ते हुए बाहर आ रहे थे और देखते हैं कि बाहर धूप निकल चुकी है, आसमान साफ हो चुका था। पैब्लो बाहर निकलता है और उसे कुछ नहीं होता। फिर सभी लोग खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे करके बाहर आने लगते हैं और खुशी में चिल्लाने लगते हैं कि आखिरकार उन लोगों ने बुरे वक्त को सरवाइव कर ही लिया। टैनो दिखाता है कि पोल्स उल्टे हो गए हैं, साउथ अब नॉर्थ हो चुका है। लूकास कहीं दिख नहीं रहा था तो वो लोग उसे ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं। उन्हें दारू की बोतल गिरी हुई मिलती है। इधर बाहर में एक और गाड़ी रुकती है और मास्क पहने हुए लोग बाहर आते हैं और सभी सोचने लगते हैं आखिर ये लोग अभी भी मास्क क्यों पहने हुए हैं। फिर वो घुसपैठिए सर्वाइवर्स पर गोली चलाने लगते हैं। लोग जान बचाकर अंदर भागते हैं और हुआन, टैनो और कुछ लोग दुश्मनों पर गोली चलाते हैं। आखिर में वो सारे दुश्मनों को मार गिराते हैं लेकिन एना के पैर में गोली लग जाती है। हुआन एक औरत का मास्क हटाता है जिसको उसने गोली मारी। टोनी वहाँ पर आता है, मदद मांगता है क्योंकि मिकी को गोली लग गई थी। एलिना उसकी मदद करती है। फिर वहाँ पर सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। लूकास उन्हीं के साथ था और वो बाकियों से कहता है कि ये सभी मिलिट्री बेस कैंप से आए हैं और ये बचे हुए लोगों को ले जा रहे हैं, तुम सभी लोगों को इकट्ठा करो। जिंदा बचे लोग मिलिट्री कैंप की तरफ जाने लगते हैं। लूकास कहता है मिलिट्री वालों ने मुझे यहाँ ढूंढा, मगर उसके दोस्त पूछते हैं कि तू इतनी दूर आया कैसे। लूकास कहता है मुझे खुद नहीं पता, मैं तो बस दारू पी रहा था और मैं ब्लैकआउट हो गया। फिर वो लोग नदी की तरफ देखते हैं जहाँ पानी वापस आ चुका था। शॉपिंग मॉल में हमला करने वालों में से एक को देखते हैं जो एक टनल में जाता है और कीड़े को देखता है और वो कीड़ा उसे कुछ नहीं करता। हुआन फिर से भ्रम देखता है। वो एक शॉपिंग मॉल में था और वहाँ वो उसी औरत को देखता है जिसको उसने गोली मारी थी और उसके पास में एक नेकलेस था। फिर उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने घोड़े को देख पाता है और बाकी लोग उसके पास आते हैं और उसकी बेटी कहती है आप अचानक बेहोश हो गए थे। देखते हैं कि अब वो सभी मिलिट्री बेस कैंप पहुंच चुके थे और वहाँ लोगों को बंदूक चलाना सिखाया जा रहा था। एक सोल्जर आता है और टैनो को अपने साथ चलने को बोलता है। क्लारा कैंप के अंदर जाती है और एना को फ्लावर देती है और एलिना आकर अपनी बेटी से कहती है तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, तुम यहाँ से जाओ अभी। टैनो कैप्टन से मिलने के लिए जाता है जो उसे पूछते हैं कि लूकास ने बताया कि तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। वो उसे रेडियो दिखाते हैं, पूछते हैं क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। कैप्टन पूछता है क्या आपने मिलिट्री सर्विस की है। टैनो कहता है नहीं, मैं मेडिकली अनफिट हूँ। कैप्टन बोलते हैं तो यही मौका है अपनी काबिलियत देश के लिए साबित करने का। क्लारा अपने पापा से आकर मिलती है, पूछती है क्या मैं बाकियों की तरह बंदूक चलाना क्यों नहीं सीख सकती। हुआन कहता है मैंने तुम्हें मना तो कभी नहीं किया लेकिन फिलहाल तुम नहीं सीख सकती, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। क्लारा कहती है आप भी तो ठीक नहीं लग रहे हैं। टैनो गुस्से में था क्योंकि उसे रेडियो को ठीक करने के लिए उन्हें वापस शहर में डाउनटाउन वाले इलाके में जाना पड़ेगा जो कि फिलहाल बंद है और वो सोचता है कि ये प्लान बहुत ही रिस्की है, जान भी जा सकती है, इसीलिए वो जाना नहीं चाहता।
लूकस कहता है कि हम वहाँ पर एक मैसेज भेजने के लिए जा रहे हैं और कुछ भी गलत नहीं होने वाला, इतना डर मत। वो अपने दोस्तों को समझाता है कि तुझे समझ नहीं आया कि अब सब कुछ हमारे लिए नहीं है, हमें अब दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा। टैनो कहता है माफ करना, लेकिन मेरे अंदर तेरे जैसा सेवा भाव नहीं है। ओमार उन दोनों से आकर मिलता है, उसे भी पता चला कि मिलिट्री डाउनटाउन में जाने वाली है। हुआन बोलता है मॉल वाली औरत मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही, वो वहाँ पहुंची कैसे, उसके तो 3 बच्चे थे। फिर मिलिट्री कैंप में कुछ और सर्वाइवर्स पहुंचते हैं और वहाँ पर रॉबर्टो आता है। टैनो उसे पहचानता है क्योंकि उसी ने तो उसे आरवी दिया था। टैनो उसे पूछता है बाकी लोग कहाँ है। रॉबर्ट कहता है कोई नहीं बचा। एना अपने पति से कहती है तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मना कर दो। हुआन बाकियों को बताता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हम आइलैंड जाएंगे, लेकिन एलिना कहती है क्लारा अभी तक ठीक नहीं हुई। टैनो अपने दोस्त से कहता है सच को मान लेना चाहिए। हुआन पूछता है और वो सच है क्या? टैनो बोलता है हो सकता है वो आइलैंड अब रहने लायक ना हो, अब जो है यही है। रात में जब सब सो रहे थे, हुआन बाहर निकलता है तो उसके पीछे 2 लोग आते हैं। वो लोग टैनो के साथ मिशन पे जाना चाहते थे डाउनटाउन इलाके में। वो लोग एक इंजन के बारे में बात करते हैं और वो आदमी एक ट्रेन इंजीनियर है, इसलिए वो जानता है कि वो इंजन काम कर सकता है। मरे हुए लोगों को याद करने के बाद हुआन, टैनो, ओमार, पैब्लो सभी मिलिट्री के साथ डाउनटाउन इलाके जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग नदी के रास्ते जा रहे थे। आखिर में वो लोग रेलवे ट्रैक के पास पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर प्लेन नजर आता है। ये देखकर वो लोग खुश होते हैं क्योंकि ये अच्छा संकेत है। फिर वो लोग रेलवे कंपनी के बिल्डिंग में घुसते हैं और वहां वो लोग ट्रेन को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। फिर ट्रेन को लेकर वहां से निकलते हैं, मगर एक वाटर टैंक के ऊपर से एक लड़की उनको देख रही थी। ट्रेन एक जगह रुकती है और एक लेफ्टिनेंट पैब्लो को अपने साथ चलने को बोलता है। वो थोड़ा हिचकिचा रहा था, मगर बाकी लोग उसे हिम्मत देते हैं कि वो ठीक रहेगा। फिर ट्रेन आगे बढ़ती है और गाड़ियों के ढेर के अंदर से मॉन्स्टर कीड़े बाहर आने लगते हैं। उसी गाड़ी के ढेर को तोड़ने के लिए वो ट्रेन के स्पीड को बढ़ा रहे थे। इम्पैक्ट के लिए लोग तैयार हो जाते हैं और गाड़ियों के ढेर को हटाते हुए आखिर में वो सभी लोग डाउनटाउन वाले इलाके में एंटर करते हैं। तो वो लोग काफी खुश होते हैं कि उन लोगों ने कर दिखाया। खुशी में वो लोग गोली चलाते हैं और ये गोलियों की आवाज दूर से पैब्लो और उसकी टीम सुन लेती है। लेफ्टिनेंट उसे पूछता है तुम खुश नहीं लग रहे, तुम्हारे दोस्त जिंदा है। मगर पैब्लो पूछता है कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लेफ्टिनेंट उसे कहता है ये टोपी वेनेजुएला वाली लड़की ने तुम्हें दिया, जिससे कि वो खुश हो जाता है। इधर ट्रेन को रुकना पड़ता है क्योंकि रेलवे ट्रैक खत्म हो चुका था और उन्हें अभी भी यहाँ से 200 मीटर दूर जाना था, तो वो लोग पैदल आगे बढ़ते हैं। फिर वो लोग एक सोसाइटी में आते हैं और बिल्डिंग में एंटर करते हैं। टैनो कहने लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सन्नाटा है, आखिर कीड़े कहाँ चले गए। इधर अंदर में एक लेफ्टिनेंट इंग्रिड और बाकी लोगों को कहता है उसके साथ चलने। ओमार नहीं चाहता इंग्रिड उससे अलग हो, लेकिन इंग्रिड उसे किस करती है और कहती है ये लड़ाई मैंने खुद चुनी है, मैं सेफ रहूंगी। इंग्रिड और 3 लोग प्लेन के अंदर जाते हैं और उन्हें अंदर में मिसाइल नजर आता है और एक फुटबॉल स्टेडियम का मैप, जिससे उन्हें समझ आता है कि शायद ये लोग उस स्टेडियम को उड़ाने के लिए आए थे। उन्हें बाहर में एक छोटा लड़का नजर आता है, पर वहां पर और भी हथियारबंद लोग आ जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था वो लोग किसी के हेलुसिनेशन में थे। रेडियो को ठीक करने के बाद सार्जेंट पूरे देश में मैसेज फैला देते हैं कि उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं, अगर वो जिंदा हैं तो मिलिट्री उन तक जरूर पहुंचेगी और उन्हें सेफली कैंप तक लेकर जाएगी। इधर कैंप में एना और एलिना सोच रही होती हैं कि जो लोग गए हैं उनकी तरफ से अभी तक खबर क्यों नहीं आई। तभी क्लारा की नजर जाती है 3 लोगों पर जो इंग्रिड की गाड़ी लेकर वहां से जा रही थी। इधर एक बूढ़ा आदमी रेडियो वाले मैसेज को सुन लेता है और सभी लोग उस मैसेज को सुनकर बहुत खुश होते हैं। एक सोल्जर फ्लेम शूट करता है, ये देखकर दूसरे सर्वाइवर्स भी फ्लेम शूट करते हैं। हर तरफ से फ्लेम शूट हो रहे थे, ये दिखाने के लिए कि और भी सर्वाइवर जिंदा हैं। हुआन और बाकी लोगों को एक साथ ऊपर एक अजीब रोशनी नजर आती है जो उन्हें परेशान करती है, मगर वो लोग अपने काम पे लग जाते हैं। हुआन कैप्टन से कहता है कि तुम वहां पर किसी को चेक करने के लिए भेजोगे नहीं कि आखिर वो नीली रोशनी कैसी है। कैप्टन कहता है कि पहले बाकी लोगों को वापस आने दो, उसके बाद हम लोग उस बिल्डिंग में जाएंगे। ओमार चिंता करने लगता है कि इंग्रिड अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी। बाहर बहुत ठंड है, तो वो लोग घर के अंदर आते हैं और फिर से वो लोग वहां पर गाना चलाते हैं, ड्रिंक करते हैं और चारों दोस्त एक साथ थे और सोचते हैं कि कैसे पलक झपकते ही उनकी जिंदगी बदल गई। और रूसो के याद में वो लोग फिर से पत्ते खेलने के बारे में सोचते हैं। लूकस बार बार गेम हार रहा था। लूकस गुस्से में आ जाता है और वो ओमार को स्टैब कर देता है और वहां से भाग जाता है। हुआन लूकस के पीछे जाता है और देखता है कि लूकस बिल्डिंग के एकदम किनारे पर खड़ा था। अंधेरे में वो बिल्डिंग की रोशनी अब साफ नजर आ रही थी, जैसे कि वो एक तरह का पोर्टल हो। टैनो वहां पहुंचता है और अपने दोस्त से कहता है आखिर वो क्या कर रहा है। लूकस अजीब अजीब बातें करने लगता है, फिर वो गिर कर अपनी जान दे देता है, जिससे कि वो दोनों दोस्त बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। तभी नीचे बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं और वो लोग तुरंत वहां से भागने का सोचते हैं। हुआन, टैनो, ओमार और
कुछ लोग बाहर आते हैं और वो लोग अपने साथी को वहां देखते हैं, मगर वो तो बाकियों को कहता है उन लोगों को जाकर पकड़ो, जैसे कि वो किसी के बस में था। हुआन और उसके दोस्त वहां से भागते हैं और पीछा करने वाले लोगों पर गोली चलाते हैं। आखिर में वो लोग ट्रेन तक पहुंचते हैं और ओमार की हालत खराब हो रही थी, मगर वो लोग उसे हिम्मत देते हैं कि उसे कुछ नहीं होगा। फिर वो लोग ट्रेन पर चढ़ते हैं और तुरंत वहां से निकलते हैं। कैप्टन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। टैनो कहता है पता नहीं, बस कुछ लोग आ रहे हैं और अंधाधुंध गोली चला रहे हैं। हुआन कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉल में हुआ था, वो लोग भी बेधड़क गोली चला रहे थे। ओमार इंग्रिड के लिए चिंता कर रहा था। हुआन स्टेडियम जाना चाहता है और ओमार उसे कहता है इंग्रिड को जरूर ढूंढना। इधर कैप्टन टैनो को ट्रेन कंट्रोल करना सिखा रहा था। हुआन स्टेडियम जाने के लिए निकल पड़ता है एक सोल्जर के साथ। इधर रूपर्टो नाम का सोल्जर अपने डायरी में सब कुछ लिख रहा था, जो कुछ भी हो रहा था। हुआन एक सोल्जर के साथ था, लेकिन तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो लोग सामने हलचल देखते हैं और स्टेडियम के अंदर उन्हें मॉन्स्टर्स कीड़े भी नजर आते हैं। उन्हें अजीब लगता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। देखते हैं असल में वहां पर कीड़ों ने इंसानों को हिप्नोटाइज कर दिया था और वो लोग इंसानों को लड़ना सिखा रहे थे। वो उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं जहाँ पर उन्हें लाइट नजर आई थी। हुआन को फिर से वही लाल रोशनी नजर आने लगती है और वो देखता है कि उसे जितने भी विजन्स आते थे वो सब सच हैं। वहां पर बहुत सारे लोगों को वो देखता है जो कि हिप्नोटाइज्ड होते हैं और वहां वो अपनी बेटी क्लारा को भी देखता है और तब उसे समझ आता है कि इस वजह से उसकी बेटी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही थी। हुआन कहता है ऐसा लगता है मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। वो एक गजीबो के अंदर उन्हें वही नीली रोशनी नजर आती है। हुआन कहता है यही है हमारा असली दुश्मन। असल में वो एक एलियन था जिसके हाथ भयानक होते हैं और उसी के कंट्रोल में सारे ह्यूमंस थे। वो एलियन एक म्यूजिक के जरिए सारे ह्यूमंस को अपने वश में कर लेता है। हुआन अपनी बेटी को भी देखता है जो भी अपने होश में नहीं थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो क्लारा कैंप में है वो भी कोई मकसद से वहां पे गई है? खैर, इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। सीजन 1 में हमें बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं मिला, जैसे कि लूकस ने खुद को क्यों मारा। ये तो हमें पता है कि असली लूकस पहले ही मर चुका है, जब उसने अपने दोस्तों को कहा था कि उसे नहीं पता कि वो बीच रास्ते में कैसे पहुंचा और मिलिट्री वालों ने उसे पिक कर लिया था। उसका मकसद था मिलिट्री कैंप पहुंचना और वहां के लोगों को डाउनटाउन इलाके में लेकर जाना। हुआन के साथ आखिर ऐसा क्या हो रहा है? आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि वो इस जगह को पहले भी देख चुका है? और वो भयानक चीज आखिर है क्या वो एलियन है या कुछ और? इतने सारे सवालों के बावजूद मुझे ये सीजन बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें जो साइंस फिक्शन और मिस्ट्री एलिमेंट है वो मुझे काफी एंटरटेनिंग लगा। स्लो होने के बावजूद ये सीजन आपको बोर नहीं करती और यही तो चाहिए। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।